जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है और इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं और उसकी सच्चाई है क्या, उसके पीछे कौन जिम्मेवार है। मणिपुर के अंदर हिंसा के लिए कौन जिम्मेवार है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस इन मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। देखने में सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि हम काफ़ी लोगों से मिले और पिछले दिनों भी लगातार मणिपुर के अलग अलग ट्राइब्स के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, जंतर मंतर पे भी और दूसरी जगह पे भी। और वो सब अलग अलग बात कहते हैं, जैसे मैतेई ग्रुप है, एक कुकीज़ हैं, एक नागास हैं, ये सब अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। अब उसमें सच्चाई क्या है ये हम आपको थोड़ा सा आपके सामने रखते हैं, देन वी डिसाइड कि कौन जिम्मेवार है उसके पीछे, वायलेंस के पीछे। और इतने वर्षों से वो शांति से रह रहे थे मणिपुर में। पहले मैं आपको वहाँ का जो ज्योग्राफी के हिसाब से वो बता देता हूँ कि उनकी जो डेमोग्राफी है मतलब कहाँ कहाँ पे लोग किस किस तरह से रहते हैं, क्या है वहाँ पे जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग नहीं जानते हैं, भारत के लोग नहीं जानते हैं वहाँ पे क्या हो। तो बेसिकली एक है वहाँ पे वैली और चारों तरफ उसमें हिल्स है, बीच में ओवल शेप गली है, चारों तरफ हिल्स है। तो वो उसके बीच में वैली एक ऐसा लगता है जैसे ज्वेल हो, इसीलिए मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इतना सुंदर सा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर प्रदेश है। जिस तरह की रेस्ट ऑफ होल इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पूरे इंडिया बहुत सुंदर है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, लेकिन राजनेता नहीं है। राजनेता ऐसे नहीं है, राजनेता धूर्त, मक्कार और फ्रॉड है सारे के सारे। देश के अंदर ज़्यादातर राजनेता करप्ट हैं, उनको शर्म भी नहीं है, बेशर्म लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, जनता को नुकसान होता है, दुखी होती है जनता उनके गलत पॉलिसी से, उनके डिसीजन मेकिंग से, उनकी सत्ता में लोलुपता से। अगर जनता को नुकसान हो रहा है उनको इट डजंट मैटर फॉर देम, एक्चुअली पीपल्स लाइफ डजंट मैटर फॉर देम एट ऑल, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अ हेल्दी गुड फेयर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सिस्टम। देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, ओनली करप्शन। कोई भी जगह अगर कोई पार्टी जाती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं या कहीं पे भी हिंदुस्तान के अंदर, अगर वो छोड़ के दूर जाके दूर दराज के एरिया में जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, और भोले वाले लोग हैं ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान में भी भोले। मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया इज इनोसेंट एंड वेरी सिंपल पीपल। आप महाराष्ट्र चले जाइए, गोवा चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, तमिलनाडु, केरला, कहीं चले जाइए, उड़ीसा, ये सब वेरी सिंपल पीपल, वेरी बेचारे भोले वाले से लोग हैं। उनको तो राजनीति भी समझ में नहीं आती कि इतने धुत मक्कार लोग राजनीति के अंदर बैठे हैं और कितना सत्यानाश देश का बेड़ा गर्क करने देते हैं। कोई कहता है मेरी सिंगल इंजन की सरकार, कोई कहता है डबल इंजन की सरकार। जहाँ सिंगल इंजन से करप्शन था तो डबल इंजन से करप्शन होता है, डबल करप्शन होता है। और ऐसी जगहों पे रोड बनाए जाते हैं और ब्रिज बनाए जाते हैं जंगलों के अंदर, जहाँ पे जंगल में मोड़ना चाहो तो किसने देखा। जब शहरों के अंदर रोड बनते हैं, खुद बनते हैं और बिगड़ते हैं, और कोई बनता भी नहीं रोड। जैसे कुएं पहले खुदते थे, बन भी जाते थे, घर भी दिए जाते थे और फिर होता रहता था, होता कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेपर में होता था सब कुछ करप्शन। अब तमाम वर्षों से देखते हुए तमाम चीज़ें फिल्मों में भी दिखाई जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें जनता को नहीं पता चलता। तो बेसिकली मणिपुर अचानक वायलेंस कैसे हो गया वहाँ पे इतने वर्षों से। तो इट्स पॉसिबल कि एथनिक डिफरेंसेस हो सकते हैं ओपिनियन के और कल्चरल आइडेंटिटी और दूसरे डिफरेंसेस हो सकते हैं ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट ग्रुप के बीच में। लेकिन अचानक इतनी ज़्यादा हेट्रेड, इतनी नफरत कैसे आई उन लोगों के अंदर। आगे देखिए कि अचानक इतनी बुरी तरह आग क्यों लगने लगी। अब बीजेपी रूल स्टेट है एंड वीरेंद्र सिंह उसके चीफ मिनिस्टर हैं। और मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, कुछ लोग हिल्स में रहते हैं, 10-15% लोग हिल्स में रहते हैं, 20% मान सकते हैं, 80% लोग मैतेई जो उसके हैं
ट्राइब बोलते हैं वो, लेकिन वो अपने आप को जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद में उन्होंने अपने आप को दे चोज टू बी ST कैटेगरी, SC कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, क्योंकि शायद उनको बेनिफिट्स मिलते या फिर वो अपने आप को उसमें बहुत इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि उस कम्युनिटी में, मैथिली कम्युनिटी में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी है, और वो लॉर्ड कृष्णा के, नारायण के, विष्णु के भगत हैं ज़्यादातर। 1 पॉइंट कुछ % थोड़े से क्रिश्चियन भी हैं और थोड़े मुस्लिम भी हैं, 10-12%। तो ये टोटल मिला के ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वैली में रहती है, वैली मतलब मैतेई जो है, और जो ट्राइब्स है, ट्राइबल लोग हैं वो हिल्स में रहते हैं। तो एरिया वाइज 80 to 85% एरिया हिल्स के, हिल्स में जो ट्राइब्स रहती हैं उनके पास है, लेकिन वो रहने लायक जगह नहीं है क्योंकि हिल्स में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसेस हैं, सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट है, पहाड़ों पे तो कुछ हो नहीं सकता है, तो वैली में ही होता है सारा कुछ। वहाँ पे पॉपुलेशन मैतेई की ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 80%, लेकिन उनके पास एरिया 10-15% है। रेस्ट इज विद जो हिल्स की जो ट्राइब्स हैं उनके पास है। वो जो मैतेई आप कहते हैं कि वो भी ट्राइब्स में गिने जाने चाहिए, इसके लिए उन्होंने केस भी हाई कोर्ट में लगाया है कि आपने इसको ST उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि उसको ST स्टेटस दे दिया उन्होंने। हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसने कहा कि इसको ST में माना जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर वो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट को बनाने चाहिए। ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो मैतेई के फेवर में आया ST बनाने के लिए। उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो STs को, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो हिल्स में रहती हैं मणिपुर के अंदर, उनको बेनिफिट ज़्यादा है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, तमाम जो डेवलपमेंट है, तमाम जो फंड आता है वो सब हिल्स में नहीं जा पाता है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। सारा कुछ जो सिस्टम है, सिस्टम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ वैली के अंदर है। उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनको बेनिफिट्स भी ज़्यादा है, मतलब किस तरह के जो आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट के जो है वो उनको ज़्यादा है, लेकिन जो कई लेवल्स पे जो बेनिफिट्स शेड्यूल ट्राइब्स को मिलते हैं वो मैतेई को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वो आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फाइट किया केस हाई कोर्ट के अंदर। उनको लगता है कि ये लोग थोड़े से हैं और इनको इतना फ़ायदा मिलता है, हम इतने सारे हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जो हिल्स वाले ट्राइब्स हैं वो कहते हैं कि 90% एरिया हमारे पास है, और लेकिन हिल्स बेकार है, उसमें कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, जो भी है, कोई भी काम करना हो, कोई आगे कुछ करना हो, या जो एक ट्राइबल सेटअप से निकल के कोई काम करना चाहते हैं, यंग जनरेशन पढ़ती है या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ कर सकती है, पहाड़ों पे नहीं हो सकता, वो हिल्स जो वैली है वहीं पे होगा। तो वहाँ जाते हैं, उनके बीच में रहने लगते हैं। तो अब वो मैतेई ग्रुप कहता है कि भैया तुम आके हमारे बीच में क्यों रह रहे हो, तुम्हारे पास 90% एरिया तुम्हारे पास है, ST के बेनिफिट्स तुम्हारे पास है, तुम हमारे बीच में आके घुस के रहते हो। अब ये जगह भी, इसमें भी तुम घुस रहे हो, हमारे पास 10-15% जगह है, उसमें भी तुम घुस रहे हो, तो हमारे पास क्या बचेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है। तो इस वजह से उनके अंदर कन्फ्लिक्ट, तो एक एथनिक कन्फ्लिक्ट वॉज ऑलरेडी देयर। अब वो कहते हैं कि हमें ST दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया, कोर्ट का डिसीजन उनके फेवर में आया। तो इससे जो हिल्स वाले जो ST थे वो कहते हैं कि भैया पूरे हमारे पास तो डेवलपमेंट होता ही नहीं, सब कुछ तुम्हारे को मिलता है, सब कुछ ऑफिस तुम्हारे पास, सब कुछ वैली के अंदर है, और हम कोई भी काम करवाना होगा तो हम वैली के अंदर ही आएंगे, हम जाए कहाँ पे। और उसके बाद में अब तुम ST भी बन जाओगे तो सारा डेवलपमेंट, सारी पावर तो तुम्हारे हाथ में है,
हमारे पास तो पहाड़ है सिर्फ, मेन पावर डेवलपमेंट फंड सब कुछ तुम्हारे पास आता है। और उसके बाद में तुम एसटी बनने के बाद में जो एसटी को बेनिफिट्स हैं थोड़े बहुत, वो भी तुम ले लोगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? तो उसमें से वो एक डिबेट था, फिर पूरे राज्य में कितने परसेंट एसटी को जो सीट्स मिलनी है उसमें भी शेयर बढ़ेगा। फिर दोनों ही, वो तो उसको बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते वो बात की बात है। वो अभी इसी पे आग तो इसी पे जल रही कि भाई उसको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उसके फेवर में डिसीजन हुआ हाईकोर्ट का, उसी के ऊपर बवाल मच गया। अब वो बवाल बचने की वजह से जो कन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में लड़ने लगे, तो काफ़ी सारे लोग, मैंने कई ग्रुप से, मैथई ग्रुप के लोगों से भी बात की है, अलग अलग एक्टिविस्ट से बात की है, प्रोटेस्टर से बात की है, कुकीज़ से भी बात की है। अब जो मैथई ग्रुप के लोग हैं वो कहते हैं कि आप हिल्स के अंदर, कुकीज़ को बोलते हैं कि आप हिल्स में रहिए, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं हमारे बीच में। वो कहते हैं कि आप अगर यहाँ पे रह रहे हैं, अगर सब कुछ है आपके पास, तो फिर आप एसटी का दर्जा क्यों लेने की सोच रहे हैं। आप हमारे जो है थोड़ा बहुत भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें एडवांटेज मिलता है उन पर भी आप एज ओवर करना चाहते हो, या आप उसको उसमें घुसना चाहते हो उस एरिया के अंदर, वो भी आपका हो गया। तो जनरली मैथई ग्रुप कहता है कि हम लोग हिल्स पे जाते हैं तो हमें भगाते हैं वहाँ से, हम जा नहीं सकते। कुकीज़ से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि हिल्स में आके करेंगे क्या, वहाँ पे कुछ है ही नहीं डेवलपमेंट नाम की चीज़। तो जो डेवलपमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं, सारे के सारे जो भी फंड्स हैं ज़्यादातर खर्च होता है वो वैली में ही हो जाता सब कुछ। स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या वैसे कोई भी दूसरे हेल्थ से, मेडिकल या दूसरी तरह के स्कूल्स वगैरह एजुकेशन से, क्योंकि ज़्यादातर वैली के अंदर ही है सब कुछ, पहाड़ों पे नहीं। वो कुकीज़ कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये पड़ता है कि उन्होंने, कुकीज़ ने, नागा भी है वहाँ पे, नागास एंड कुकीज़ दो प्राइमरी ट्राइब्स हैं जो हिल्स में रहते हैं। अब वो नागा को इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं बोल रहे, लेकिन जो बाकी जो हैं कुकीज़ जो हैं वो अपोज कर रहे हैं कि मैथई को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, और इस प्रॉब्लम को, इस वजह से वो उनके खिलाफ। तो उन्होंने हिल्स से उनको भगाना शुरू किया। जब हिल्स से उनको भगाना शुरू किया तो मैथई ने भी उन पे अटैक करना शुरू किया वैली के अंदर जो कुकीज़ रहते थे। तो वो उन्होंने वहाँ से भगाना शुरू किया, तो वहाँ से भी उनको भगाना शुरू किया। तो कुकीज़ भी वहाँ पे जो लोग फंस गए, जो मैंने बात करी इन लोगों से, कुकीज़ से, कुकीज़ ने बोला कि हम मैथई के इलाके में थोड़े बहुत रहते हैं, हम वहाँ पे ज़्यादातर हिल्स में ही रहते हैं, थोड़े बहुत वहाँ पे रहते हैं बिजनेस या कुछ एजुकेशनल पर्पज़ से या कोई मेडिकल पर्पज़ से, या वहाँ पे थोड़े बहुत रहते हैं कुछ हज़ार। तो वो फंस गए मैथई के बीच में। अब मैथई जो समुदाय है वो ज़्यादातर वैष्णवाइट है, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले हैं, और ओबियसली वो एन बीरेन सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उनके समुदाय के ही है वो भी। तो दूसरा, उसकी प्रॉक्सिमिटी अगर देखी जाए तो बीजेपी से भी है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को एक कम्युनल आधार पे या किसी भी आधार पे अपने आप को हिंदुत्व एजेंडा के साथ एक अपने आप को वो जैसा कि कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि वो एक हिंदू पार्टी है। जबकि हिंदू तो कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है, जनता अलायंस ऑफ इंडिया में भी है, तमाम पार्टीज़ के अंदर हिंदू है। ऐसी बात नहीं कि देश में 100 करोड़ के करीब हिंदू हैं, अप्रॉक्सीमेटली 79 पॉइंट समथिंग 8 समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 80% हिंदू हैं इस देश के अंदर। अब ये तो नहीं कहा जाता कि बीजेपी ही उनकी सोल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उन्होंने इस तरीके से हर जगह पे जाके अपने एजेंडा के जो वोट पॉलिटिक्स करी जाती है, जो पॉलराइज करा जाता है इन वोट को, और अपने फेवर में करके इलेक्शन जीता जाता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे वहाँ पे तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि आपने देखा कि कर्नाटक के अंदर हमारे अमित शाह जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो दंगा फसाद होंगे। भाई दंगा फसाद क्यों होंगे? जो गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस तो करेगी नहीं, दंगा फसाद क्यों करेगी? वो तो सत्ता में आ गई ना, वो तो नहीं करेगी। तो इसका मतलब कौन करेगा? तो दूसरी अपोजिशन में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी हुई, जिसका मतलब है कि इनडायरेक्ट धमकी दी
कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस सत्ता में आई तो हम दंगा फसाद करेंगे। और कौन करेगा? जेडीएस वगैरह, दूसरी जो जनता दल वगैरह, वो क्यों करेगी? वो तो बहुत छोटी सी पार्टी है, वो इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है कि वो पूरे राज्य के अंदर दंगा फसाद कर सके। लगातार कर्नाटक के अंदर 2 ही पार्टी पलटती रहती है बार-बार, बीजेपी कांग्रेस, जैसा कि एक नेशनल लेवल पे एक नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा फैलाया गया है या दिखाया जाता है जनता को गुमराह करने के लिए। वो जो वही पैटर्न पूरे देश के अंदर चलता है, क्योंकि ये जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है सब आपस में मिली हुई है। कोई भी देखिए 2011 के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वजह से कांग्रेस रेजिम को हटाया, कांग्रेस को हटाया गया भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पे। मोदी जी ने कहा मैं भ्रष्टाचार से मुक्त कर दूंगा, लेकिन अब उनसे भी ज़्यादा तमाम मैसिव लेवल के ऊपर, जैसा कि इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि जो काम कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, हमने 8 साल में कर दिया। तो लोगों ने पूछा कि भैया क्या कर दिया, तो किसी ने पीछे से आवाज़ मारी, पत्रकार थे या लोग थे, किसी ने बोला भ्रष्टाचार कर दिया, जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं करा वो इन्होंने 8 साल में कर दिया। देश का तो क्या हाल है, सब जानते हैं कि महंगाई कहाँ पे पहुँच रही है। टोटल जो हालात हैं आम जनता के, मिडिल क्लास के, बहुत ही बुरे हैं। खाने पीने की चीज़ से लेकर पेट्रोल, दूध, दही, घी, सब चीज़ के रेट बढ़े हुए आसमान में पहुँच रहे हैं। और जिन लोगों के पास, जिनको भी उसका ठेका दिया गया गैस और ऑयल का, आप सब जानते हैं कि अंबानी ग्रुप को दिया, जो आपके गुजरात कोस्टल एरिया के अंदर जो गैस और ऑयल निकला वो किसको दिया आप जानते हो? अंबानी ग्रुप को दिया उन्होंने। और फिर मोटे रेट पे अब भी गैस बेचने के लिए पूरे इंडिया को उज्ज्वला योजना के अंदर मार्केट बना दिया गया। उज्ज्वला योजना घर घर गैस पहुंचाने के चक्कर में गांव-गांव तक, घर घर तक एक मार्केट बना दी गैस के लिए। और गैस के रेट आप जानते हो कितना हो रहा है? 1000 से ऊपर तो डोमेस्टिक है और करीब 2000 के करीब कॉमर्शियल। तो इतने मोटे रेट पे बिक रहा है। वो जो कोडियों के दाम पे इनको ठेके दिए, वो कितना महंगा मार्केट के अंदर बिक रहा है, आप खुद देख लीजिए। तो जनता का कोई भला नहीं होने वाला, इंडस्ट्रीज़ का भला होता है। जनता भूखी मरती है, महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, करप्शन होता है, काला धन जो का त्यों बना रहता है, नोटबंदी होती है वाइट करने के लिए काले धन को। और तमाम जो ये सब कुछ चल रहा है आईपीएल के नाम पे, और दूसरे जो ड्रीम 11 और इतने सारी ऐप्स खुली हुई हैं, कोई धांधलेबाजी हो रही है, लगातार कहाँ से क्या हो रहा है ये जनता को पता नहीं चलता। ये सब पूरी मशीनरी है काले धन को वाइट करने के लिए, और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता को सिर्फ भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को एज ए टूल इस्तेमाल करके जनता को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और सब झूठ ही झूठ परोसा जाता है। और ये बात करते हैं फेक न्यूज़ की। अब हम आते हैं मणिपुर पे। तो मणिपुर के अंदर ये हालत किसने बनाया? आज जब हमने उन लोगों से, प्रोटेस्टर्स से पूछा कि किस वजह से ऐसी हालत हुई है, इतनी घृणा, इतनी नफरत अचानक कैसे हो गई, तो उनमें दुखी जो कहते हैं कि हम इतने दुखी हो गए, हमारे इलाके जो मेहते के इलाके के अंदर हमारे घर थे उनको जला दिया गया बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी हालत हो चुकी है हमारी, और ऐसा ऐसा हो रहा है उसके अंदर। तो उसमें मेहते जो बोलते हैं वो कहते हैं कि कुकीज़ में भी जो यहाँ पे रहते हैं, कुकीज़ वो पुराने हो सकते हैं, कई सौ साल पुराने बताए जाते हैं वो, लेकिन उनमें कुछ कुकीज़ जो जनजाति के जो लोग हैं वो म्यांमार और चिनबमन जिनको बोलते हैं वो बाहर के भी होते हैं, और वो अंदर घुस चुके हैं, और वो क्रिमिनल ओरिएंटेशन के लोग हैं, वो ही क्राइम कर रहे हैं, वो अटैक करते हैं मेहते पे, और फिर मेहते उनको वापस रिटेलिएट करते हैं जो भी उनके इलाके में रहते हैं। तो ये तमाम जो नफरत, हिंसा, वायलेंस का जो पैटर्न जो पूरे देश में चल रहा है, वही पैटर्न वहाँ शुरू हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब वो लोग कुकीज़ से जब हमने बात करी तो वो एन बीरेन सिंह से इतनी नफरत करते हैं वो लोग कि ऐसा चीफ मिनिस्टर कभी दोबारा नहीं आना चाहिए हमारे इलाके के अंदर, भगवान किसी को भी ना दे ऐसा। तो वो इतनी नफरत करते हैं। तो अब जो सिचुएशन, अमित शाह जी गए वहाँ पे संभालने के लिए चीज़ों को कि थोड़ा बेहतर हो पाए, लेकिन अमित शाह जी ने क्या किया, वो दोनों ग्रुप को बुला के उन्होंने बोला कि आप दोनों वायलेंस छोड़ दीजिए, हथियार छोड़ दीजिए, दोनों वेपनाइज है। ये भी अजीब बात है कि ऐसी सरकार वहाँ चल रही है कि इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, 2 मेन ग्रुप्स हैं और दोनों के पास हथियार। नागास के पास भी होते हैं, नागालैंड के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स हैं,
उनको इंसर्जेंट्स भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको मिलिटेंट भी बोल देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मणिपुर के अंदर जो हमारे CDS हैं, जब एक ही दिन में 40 लोगों को मार दिया गया टेररिस्ट कह के, और एक दिन में इस काइंड ऑफ ए जेनोसाइड, किलिंग ऑफ मास पीपल और लार्ज स्केल पीपल बाय द स्टेट मशीनरी। अब वो आप आर्मी को यूज़ कर रहे हैं। जब आपने किसी भी समुदाय को टेररिस्ट बोल दिया तो उसी बिहाफ पे आप आर्मी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप पावर में हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सेंटर में सरकार है, बीजेपी की स्टेट में सरकार है, बीजेपी की सेंटर में सरकार है। अगर आपने किसी को टेररिस्ट बोल दिया तो टेररिस्ट एक्ट लगेगा ना, आप उनको उठा के गोली मार रहे हैं। कोई डेफिनेशन कोई कोर्ट के द्वारा नहीं दी है डेफिनेशन। जब ऐसी हालत होने की लगातार उनको मारा जाने लगा, और जब तक ये 40 की न्यूज़ आती थी, हमें वहाँ के प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने बताया कि 100 से भी पार हो चुका है ऐसे लोगों की संख्या जिनको मार दिया गया है, और 1000 से भी ज़्यादा वो लोग हैं जिनको वो घायल अवस्था के अंदर हैं। और आप उनको किसी भी अगर देखिए, अगर कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम कहाँ आती है, एथनिक कन्फ्लिक्ट जब आता है कि जब कोई भी किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, किसी जाति या धर्म से क्यों ना हो, आप इस आधार पे कि हमारे उससे विचार नहीं मिलते या किसी अलग जाति से है, किसी अलग धर्म से है, हम इसी बात से किसी को मार देना तो उचित नहीं है। आप इसको मार कैसे सकते हैं? आप लिंचिंग नहीं कर सकते, किसी को मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते इस आधार पे कि कोई दूसरा किसी और विचार का है या किसी और धर्म या जात का है। दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। लोकतंत्र में सबको रहने का अधिकार है, चाहे ये सेकुलर है या नहीं है, ये आप डिबेट करते रहिए। इस सेकुलरिज्म नाम की तो चीज़ ही खत्म हो चुकी है। देश के अंदर एक पैटर्न चलता है, वो पैटर्न सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ये कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन के साथ वहाँ पे करप्शन करा जा रहा है, वहाँ पे कितना भारी लार्ज स्केल के अंदर हिंसा होता है, वायलेंस होता है। और मणिपुर इज बर्निंग राइट नाउ। अब ये रुक क्यों नहीं है? अमित शाह जी बोलते हैं, दोनों ग्रुप को बुला के बोलते हैं कि आप दोनों हथियार छोड़ दीजिए, शांति रखिए और आराम से बात कीजिए। अब जब तक अमित शाह जी बोलते हैं ये बात, एट द सेम टाइम अब इसको आप डैमेज कंट्रोल कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, हमारे जो चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ के जो हैं, डिफेंस स्टाफ के जो चीफ हैं CDS, उन्होंने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑल ऑफ ए सडन वो बीच में आए और उन्होंने मीडिया के अंदर बोला कि वो जो लोग इस एथनिक कन्फ्लिक्ट की वजह से वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, वो लोग टेररिस्ट नहीं हैं। आप इस बात की तो गौर कीजिए कि किसी को भी टेररिस्ट एक शब्द विशेष से ही बोल के आप किसी भी कैटेगरी में ला के अपनी मर्जी से मारना शुरू कर दो, एथनिक क्लिंजिंग शुरू कर दो, जेनोसाइड क्योंकि स्टेट के द्वारा है, दैट इज़ नॉट फेयर। ये जस्टिस नहीं है, अन्यायपूर्ण हरकतें तो बहुत ही डेंजरस है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। जिस तरह से तमाम आदिवासियों को उनके जंगल पे अधिकार को हटाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने उनको कुछ समय पहले वनवासी कह दिया था। अब वनवासी में बहुत फ़र्क है। देखिए, जो जंगल में रहता है, जो ट्राइबल्स हैं, उनका उस जंगल पे अधिकार है, हजारों साल से वहाँ रहते हैं। वनवासी वो लोग होते हैं जो बाहर से जाके वन में रहना शुरू कर देते हैं। उनका लीगली जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल एक डेफिनेशन है, उसके हिसाब से उनका अधिकार नहीं माना जाता जंगल पे। तो अब इसमें गेम ये थी कि प्रधानमंत्री ने वनवासी तो कह दिया किसी को, इसका मतलब है कि जो भी उन्होंने तमाम ट्राइबल्स की जगह ट्राइब यूज़ करने की वजह वनवासी बोला, मतलब उन्होंने ये खारिज कर दिया कि कोई ट्राइब्स रहता है इंडिया के अंदर। इससे सीधा सीधा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है देश के अंदर, उसको गवर्नमेंट के लैंड बैंक में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि किसी का अधिकार ही नहीं है। अब किसी को वहाँ से हटाते हैं, किसी भी ट्राइब्स को, तो कोर्ट जाके अपना अधिकार नहीं मांग सकता कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा अधिकार है, मुझे ना हटाया जाए। दे कैन फाइट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जब उनको वनवासी कह दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उनके तमाम राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। दैट इज़ वेरी अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
जब उनके तमाम राइट्स को एक शब्द विशेष से ही उड़ा दिया जाता है कि जब भी कोई बंदा कोर्ट जाएगा और वो कहेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उनकी डेफिनेशन में कहेंगे आप तो वनवासी हैं, आपका अधिकार ही नहीं है जंगल पे, ख़त्म केस। तो अब हुआ क्या, वो जो लैंड है वो सरकार के लैंड बैंक में चली गई। इस तरह से बहुत सारी ज़मीनें जो पहले ट्राइबल लोगों के पास थी, वो अचानक बहुत सारी, मैसिव डिटेल है उसके बारे में, अब कितनी सेंसर्ड हो चुकी है सरकार के द्वारा, कितनी सच्चाई दिखा रहे हैं वो, कितनी नहीं दिखा रहे हैं। लैंड बैंक में अचानक से जो उसका कोटा है लैंड बैंक का, जो कितनी उसमें ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ गया। अचानक कहाँ से आई इतनी ज़मीन, किसी तरह से आई। उनको उजाड़ा जाता है, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट लगाने के नाम पे उजाड़ा जाता है, ट्राइबल्स को उजाड़ा जाता है, भगाया जाता है, उनके खिलाफ, उनकी लड़कियों के साथ में रेप करा जाता है, उनकी विमेन के साथ में रेप करा जाता है, उनको टॉर्चर करा जाता है। तो कोई भी अगर उनकी फैमिली में से कोई बोलता है तो उसको गोली मार दी जाती है। वो लोग कहते हैं अलग अलग फॉर्म पे जाते हैं। अब उनको मार दिया जाता है और उसके बाद में उनमें से कोई अगर हथियार उठाता है सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, तो उसको फिर माओइस्ट या टेररिस्ट या नक्सलाइट कहा जाता है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ नहीं उठा रहा, वो ये कहते हैं कि सरकार के खिलाफ उठा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि देश, इंडिया और सरकार में फ़र्क है कि नहीं। कोई आदमी बीजेपी की रॉन्ग पॉलिसी के खिलाफ या गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है और ये कहता है कि ये एंटी पब्लिक है, एंटी सोशल है, क्योंकि एंटी सोशल है तो एंटी नेशनल भी है, क्योंकि देश जनता के बगैर नहीं होता। खाली ज़मीन को देश नहीं बोलते, जैसा कि हमारे बहुत सारे नेता सोचते हैं। वो भारत माता की जय तो कहते हैं, लेकिन जनता के अगेंस्ट पॉलिसीज होती है। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, काला धन भरा पड़ा है, ये तमाम उनकी जो भी पॉलिसीज होती हैं वो जनता के अगेंस्ट जाती दिखती है। तो वो जनता से उनको कोई लेना देना नहीं, देश से लेना देना है। वो कहते हैं कि कोई भी उनकी बुराई करेगा तो वो देश के खिलाफ है। और यही नहीं, जब बात यहीं नहीं रुकती है, वो अडानी तक पहुंच जाती है। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और अडानी के बारे में तमाम बातें कही गई कि वो बहुत बड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लीपापोती कर दी गई और एक समिति बना दी, कमेटी बना के उसका एक सुप्रीम कोर्ट का पैनल बना ये जांच करने के लिए कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और उसमें उन्होंने क्लीन चिट दे दी अभी रिसेंटली अडानी को कि कुछ नहीं हुआ, इसमें सब ठीक है। अब जो कि हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये गड़बड़ होगा और इस साफ क्लीन चिट मिल गया इसमें। अब क्लीन चिट मिल गया उसको, उसके बाद में जो अलग से एक कमेटी बनाई थी उन्होंने 6 महीने का टाइम और मांग लिया और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 15 महीने लग सकते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन में। भैया ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? अगर आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से अगर उसकी रिपोर्ट समझ में नहीं आती है आपको, या फ्रॉड जो कि उस चीज़ की तरफ वो ध्यान दिलाना चाहते हैं, मैनिपुलेशन शेयर मार्केट में उस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर, अगर वो पूरी बात आपके 1 महीने में समझ में नहीं आती, इसका मतलब आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हैं। अगर आप 6 महीने का टाइम ले रहे हो और तब भी अगर आपको बात समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि आपको 15 महीने लग सकते हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं आता। इसका मतलब नकली लोगों को बैठा के कमेटी बनाइए, या फिर जनता को उल्लू बनाने के लिए एक नकली कमेटी बना दी है किसी की भी, क्योंकि उसका रिजल्ट तो कभी आना ही नहीं है, आएगा तो क्लीन चिट के लिए आएगा इन लोगों को, जिससे कि उनके शेयर मार्केट दोबारा रिकवर हो जाए उनके शेयर। और जैसा हो भी रहा है कि राजीव जैन ने खरीदे अडानी के शेयर, और GQG नाम की कंपनी जिसके मालिक राजीव जैन, उनका इतिहास राजस्थान से है, वो US के अंदर एक कंपनी फॉर्म करते हैं और पिछले 6-7 साल में उसमें 3 साल अगर कोरोना के हटा दिए जाए तो मुश्किल से 3-4 साल के अंदर एक आदमी ने कंपनी शुरू की और 3 साल अप्रॉक्सीमेट वर्किंग जो ईयर्स से जो टाइम था उसमें कितनी बड़ी कंपनी फॉर्म बन गई। उसमें इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट है उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए $92 बिलियन। $92 बिलियन इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। पूरे ग्लोबली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो कुछ साल पहले एक अलग कंपनी में काम करता था, फिर बाद में उसने एक कंपनी बनाई, 18 में कंपनी बनाई, 23 में जाके 5-6 साल, 16 या 18 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने कंपनी बना के कुछ साल के अंदर 3 साल हटा दी जाए तो 3-4 साल में 92 बिलियन की कंपनी बन गई है। पैसा किसका है उसमें, ये मेन क्वेश्चन है। अब ये तमाम हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के अंदर ये
गवर्नमेंट हो क्या रही है बेसिकली। अब वहाँ पे जो तमाम वायलेंस एक दूसरे को मार रहे हैं, वो लोग कुकीज़ मैतेई को मार रहे हैं, मैतेई उनको मार रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? और सरकार अचानक बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही क्यों इंटरेस्ट लेने लगी? उसके पीछे भी रीज़न है कि वहाँ पे जितने प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, चाहे रोड बनाए जाते हैं, रोड कैसे बन रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, आज की न्यूज़ देख लीजिए, एक ऐसे उखड़ रहा है जैसे हाथ से कोई कारपेट को उखाड़ रहा है। नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा दी, उसी पे रोड़ी और वो चारकोल मिक्स करके लेप दिया, जैसे ही बारिश आएगी पूरा का पूरा उखड़ जाएगा, फिनिश। रोड टूटेगा तो फिर बनेगा। जितना जीएसटी का कलेक्शन है इंडिया का पूरा लास्ट स्केल पे अब तो 1.84 लाख करोड़ तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट 1.43 3 4 5 6 नाउ 7 8 5 8 80 तक लाख करोड़ तक पहुंच गया वो। अब इतना मैसिव कलेक्शन आ रहा है पूरे देश के अंदर, जनता दे रही है ना, मल्टीपल टाइम्स जीएसटी दिया जाता है एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, जीरो से जब तक वो मार्केट में नहीं पहुंच जाता। और हकीकत में सारा पैसा जो जुड़ता है उसके अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जब मान लो एक शर्ट बनती है तो कपास से लेके वो धागा बुना जाता है, वीविंग होती है, कपड़ा बनता है, कपड़ा जाके होलसेल मार्केट जाता है, कि तमाम जगह जीएसटी लगता है। एक शर्ट बनती है, फाइनल में एंड बायर जो है वो उसको 400-500 रुपये की खरीद लेता है। तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो भी वो टैक्स लगाते हैं उन प्रोडक्ट पे, अलग अलग समय पे जीएसटी लगाते हैं, वो उसको कॉस्ट में जोड़ देते हैं। इसका मतलब वो तो कुछ टैक्स दे ही नहीं रहे सरकार को, राइट? कौन दे रहा है? ये आखिरी में कॉस्ट जो बनती है वो 400-500 की शर्ट या टी शर्ट या पैंट, कुछ भी चीज़, मैं एक कॉटन का एक गारमेंट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट इसी तरह फाइनल स्टेज पे पहुँचता है और अल्टीमेटली एंड बायर देता सारा का सारा पैसा उसका। 400-500 की शर्ट तो आपने ले ली, आपने दिया ना, सबका तो टोटल लग गया, उन्होंने जोड़ के आपके पल्ले पर रख दिया, ठीक है। अब वो जब इतना महंगा प्रोडक्ट बन गया, आपने पैसे दिए, हमारे देश के जो बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप इंडस्ट्री की इज्जत करो क्योंकि वो बहुत बड़ा टैक्स देते हैं। कितना टैक्स देते हैं, कैसे देते हैं? शायद वो इनकम टैक्स देते हैं, राइट? डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स भी वो कहते हैं कि सिर्फ 2-2.5% लोग देते हैं इस देश के अंदर। लाइकली से बोला है वो, ऐसे भी बोलते हैं। तो इससे क्लियर एक इंडिकेशन जाता है कि 97.5% और चलो 3% मान लेते हैं, 97% लोग इस देश के अंदर टैक्स नहीं देते हैं। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं, चलो मान लो वो तो डायरेक्ट टैक्स ही नहीं देते, लेकिन चलो उनको पता नहीं कितनी नॉलेज है कि नहीं, डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स नहीं देते 97%, इसका मतलब 97% इस देश में काला धन है, ब्लैक मनी। जब ब्लैक मनी है लोगों के पास तो सरकार इतने दिन से क्या करेगी? अब ये हिल स्टेशन में जाते हैं, ट्राइबल एरिया में जाते हैं, वहाँ रोड बनाते हैं, बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाते हैं, जो वहाँ का फ्लोरा फोना है, टोटल जो वहाँ पे रिवर्स हैं, नीट एंड क्लीन, जो हिल्स के अंदर नदियाँ हैं, उनकी सबकी ऐसी तैसी फेर के रखी है उन्होंने। जो जिस राज्य के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने की, इंडस्ट्रीज के, इनके अपने मित्रों की, वहाँ सब जगह विनाश ही विनाश आया है। अब हिमाचल में कितनी बार केदारनाथ के अंदर कैसी भयंकर त्रासदी हुई थी, वो ऊपर पानी को रोक दिया गया। पानी को रोका क्यों? क्योंकि वो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना था। जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक नहीं छोड़ा उन्होंने, पीओके तक के अंदर भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अपने दोस्त के बोलने पे बताया जाता है, काफ़ी लोग बात करते हैं पीछे से, जर्नलिस्ट पत्रकार लोग, कि जिंदल साहब का प्रोजेक्ट था वो, और उसकी बात करने के लिए नवाज शरीफ से मिलने बिरयानी खाने पहुंच गए थे उनकी लड़की की शादी के अंदर मोदी जी अचानक। और उसको मास्टर स्ट्रोक बताया था इन्होंने, लेकिन वो बेसिकली उसके पीछे कुछ था कि उनका कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ था पीओके के अंदर, हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ बात करने गए थे, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके बारे में बात करने गए थे। यहाँ पे जनता को बोला गया, मतलब अपनी जान भी दाव पे लगा दी इन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ के लिए। चाहे मर जाता देश का प्रधानमंत्री, आपस में वॉर हो जाता दोनों देश का, जनता मरती, बॉम्ब फूटते, न्यूक्स है दोनों के पास, न्यूक्लियर पावर है, दोनों एक दूसरे पे बॉम्ब मारते, अगर प्रधानमंत्री में जाता ऑब्वियसली लड़ाई हो जाती है। और इतना दोनों देशों में कितनी भारी त्रासदी होती, कितने लोग मरते हैं। लेकिन एक धंधा तो धंधा ही है, अब क्या बोलोगे। कुछ राज्य के अंदर धंधा ही सर्वप्रथम है, राजनीति को सेवा की बात करते हैं, लेकिन इसको अंदर अगर आप एक्ट देखोगे पॉलिटिक्स पे, हमारे संसद के ऊपर जो एक्ट बनी है उस पर लिखा हुआ द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो बिजनेस समझते हैं इसको।
हम लोग सोचते हैं शायद सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हिल्स में ऐसा क्या है, हिल्स में प्रोजेक्ट लगते हैं, हिल्स में जनता का जो मेहनत का टैक्स का पैसा है वो ठिकाने लगाया जाता है। किसी ने देखा, कोई पूछा आज तक कि कितने का प्रोजेक्ट बना, कितने के रोड बने, कितने टूट गए, 4 दिन में टूट गए या 10 दिन में टूट गए, कोई पूछा? जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा? ये हकीकत में इतना लार्ज स्केल पे भ्रष्टाचार होता है हिल्स के अंदर, और इसीलिए ये लोग लड़ते हैं वहाँ पे सत्ता में आने के लिए। पहले कांग्रेस भी दबा के यही सब पैटर्न था, उनकी जगह ये आ गए, ये भी वही पैटर्न है, कोई फर्क नहीं है, नो चेंज। वहाँ की जनता का एक्सप्लॉइटेशन है, पूरे कॉमन पीपल ऑफ इंडिया सबका एक्सप्लॉइटेशन है हर जगह पे। कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि वो सेवा करने भागते हैं लोग कांग्रेस और बीजेपी, नहीं, नॉट एट ऑल। वहाँ पे भी बॉक्साइट और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनकी माइंस हैं वहाँ पे, जो छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटक में भी है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तक है। आपने सुना ही होगा बंगाल के अंदर भी नेशनलिज्म, नेशनलाइज, इसीलिए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को आतंकवादी कह देते हैं, माओइस्ट कह देते हैं, नेशनलाइट कह देते हैं। जो इनसे भिड़ जाए, जो चुपचाप गोली खा के मर जाए, कब्र में पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ये किसी भी तरह से उनको फंसाते हैं। तो ये दिस इज़ द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस, कि वो बीरेंद्र सिंह जी, उनका सारा फंड आता है, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो मैतेई समुदाय से आते हैं, वो अपने ही लोगों का विकास करने की सोचते हैं, सब कुछ वो अपने ही लोगों के करते हैं। इस वजह से कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हिल्स वाले कि हम असली ट्राइब्स तो हम हैं यहाँ पे, सैकड़ों साल से उनका इतिहास बताया जाता है कि हजारों साल से हैं वो। कई जो उनके जो सेंटर है रिसर्च के, वहाँ पे जो ट्राइब्स के ऊपर, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो बताते हैं कि करीब अप्रॉक्सीमेटली, पता नहीं कितनी सच्चाई मुझे मालूम नहीं है उसके ऊपर, लेकिन 15,000 ईयर्स BC तक का रिकॉर्ड बताते हैं कि वो हजारों साल से वहाँ रहते हैं वो लोग। और वो अब बाद में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, नए लोग आने लग गए, अब तो मुस्लिम भी बहुत घुस गए वहाँ पे जाके, और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आ गए, वो भी क्रिश्चियन भी हैं, अब वो कन्वर्टेड है या नहीं है, इज डिबेटेड। दिस इज़ द रीज़न कि वायलेंस क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। वो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है कि क्यों वायलेंस हो रहा है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। वो उनको, वहाँ की जनता को, जो कुकीज़ है, उनको नहीं लगता कि न्याय कभी भी बीजेपी से मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इज़ इंक्लाइन पेंडिंग टुवर्ड्स मैतेई ग्रुप। जो मैतेई की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वो रहते हैं वैली के अंदर है, स्पेस उनके पास कम है, लेकिन तमाम डेवलपमेंट और सब कुछ उन्हीं के पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क जो भी है, सारी तमाम चीज़ों का काम करने का, जिस तरह का सब कुछ वैली के अंदर है। उन लोगों का एरिया ज़रूर है, लेकिन कुकीज़ के पास, नागाज़ के पास, लेकिन हिल्स का एरिया है, वो बस कोई काम का नहीं है उनके लिए। रह सकते हैं वहाँ पे, झोपड़ियाँ उपड़ियाँ बना बना के, जैसे कि उनके अलग अलग गाँव हैं उसके अंदर, लेकिन बुरी हालत में जैसे कि वो रहते हैं अभी भी। प्री हिस्टोरिक टाइम के जैसे लगेंगे आपको, वो जाके देखोगे। आप नागालैंड चले जाइए, सिक्किम में चले जाइए, या फिर आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, तमाम जो हिल्स के एरिया है वो बहुत ही पुराने ज़माने जैसे लगेंगे। अभी भी आपको लगेंगे हजारों साल पुराना एक प्री हिस्टोरिक टाइम में जीते होंगे। अब चलो, उनकी ज़िंदगी है, वो चाहते भी कि डिस्टर्ब होना, उनके अपने कल्चरल हैबिट्स हैं, उनके पैटर्न्स हैं अपने ज़िंदगी जीने के, तो वो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। और जहाँ तक इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस की बात है, तो जो भी लोग बाहर के, जो मेन इंडिया की मेन लैंड के जो लोग हैं इंडिया के, वो जब जाते हैं तो वहाँ पे उनकी देखभाल या उनकी सेवा करने नहीं जाते हैं, उनके ट्राइब्स को ना, डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे उनको बर्बाद करने के लिए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी वैसे ही हो रहा है। तमाम द्वीपों पे सरकार ने वहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात करी है और टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। वहाँ तमाम जनजातियाँ हैं, हजारों साल पुरानी जनजातियाँ, उनको बर्बाद करा जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आप लोगों तक तो न्यूज़ ही नहीं आएगी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आएगा ही नहीं कभी कुछ। सरकार के द्वारा, रूलिंग पार्टी द्वारा कोई भी करप्शन होता है उसके बारे में जनता को पता नहीं चलता है। ज़्यादातर चीज़ें 1% 2% कोई अलग से कोई मीडिया ने बता दिया तो पता लग जाता है। सोशल मीडिया की इतनी रीच ही नहीं है कि उनको गवर्नमेंट के डाटा पता चल पाए, तो बहुत कम पता चल पाता है। और ज़्यादातर सोशल मीडिया जो बकवास करता रहते हैं, इधर उधर उल्टे सीधे टीका लगा के इधर उधर बातें, मतलब एक बहुत ही बचकानी हरकत करते हैं। उनको कुछ नॉलेज भी नहीं होती, जो मर्जी बोलते हैं, लेकिन वो
देखने वाले उनको बहुत होते हैं। शायद जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा मनोरंजन चाहिए, तो इसलिए वो देखते हैं। शायद जनता की गलती नहीं है, जनता इतनी एजुकेटेड भी नहीं है बेसिकली कि वो तमाम चीज़ें उनके सामने रखी जाए कि ऐसे करप्शन होता है देश में, लार्ज स्केल पे करप्शन होता है, इतना काला धन है, अगर बताया भी जाए तो भी जनता को समझ में नहीं आएगा। तो अब ये प्रॉब्लम जो वायलेंस की है, ये पैटर्न जो है इनजस्टिस के खिलाफ एक आवाज़ की बात है, लेकिन इनजस्टिस कुकीज़ कहते हैं कि मेते ही कर रहे हैं, मेते ही कहते हैं वो हमें हिल से भगा रहे हैं तो हम भी भगाएंगे इनको। तो ये दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। अब आप डिसाइड करिए कि कितना सत्य है कितना नहीं है। मैंने आपके सामने दोनों चीज़ रखी है। हाँ, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है, बीजेपी प्रो हिंदू है, ये सब जानते हैं। वो ऐसा शो करते हैं, मतलब बीजेपी हमेशा शो करता है कि वो प्रो हिंदू है, लेकिन वो हिंदुओं का भी क्या भला कर रहे हैं ये आप तमाम इंडिया के अंदर जाके पूछ सकते हैं। जितनी पॉपुलेशन है हिंदुओं की 100 करोड़ के करीब, कितने लोग तो वोट भी नहीं देते बीजेपी में। बीजेपी के पास तो टोटल पूरे देश की जो जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसमें से 32 to 34% वोट मिलते हैं उनको, उससे ज़्यादा वोट नहीं मिलते उनको जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद। तो ये है उनका पैटर्न, विनिंग जो पैटर्न है रेशो का। तो बाकी लोग नहीं देते, इसका मतलब है बाकी लोग ऐसा तो नहीं कि बाकी जो 66% के करीब जो लोग हैं वो लोग क्या हिंदू नहीं है उसमें, है ना, बहुत सारे नहीं देते उनको। तो ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू उनको वोट देते हैं, वो अपने आप को ढकोसला करते हैं कि वो हिंदू की पार्टी है और डबल इंजन की बातें करते हैं। डबल इंजन से एक सेंटर और एक सीएम उनका हो तो डबल इंजन से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो चीज़ वो बात करते हैं कि पॉजिटिव हम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे हकीकत में क्या होता है, करप्शन होता है, क्या होता है, काला धन को ठिकाने लगा, क्या तमाम गड़बड़ होती है, वो भी तो डबल स्पीड से हो सकती है। तो वहाँ भी वो भी आपका है और सेंटर की गवर्नमेंट भी आती है, तो फिर कुछ कौन सुनने वाला, कौन बोले। और जो तमाम चीज़ें हैं उसमें कि सच्चाई क्या है, वहाँ के लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि इससे नफरत क्यों करते हैं बीरेन सिंह से। तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ ऑल वायलेंस हैपनिंग इन मणिपुर। और यही पैटर्न से अरुणाचल प्रदेश में भी आग लगाए, वहाँ पे भी बहुत बुरी हालत है। करप्शन के खिलाफ लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार उनके जो बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं उनको अरेस्ट करा जा रहा है। और नारी शक्ति या दूसरे भी इतने सारे जो बहुत सारे वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं उनको बार बार अरेस्ट करा जाता है। उनके मेन जो एक्टिविस्ट जो भी आवाज़ उठाते हैं करप्शन के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में, उनको भी अरेस्ट करा जाता है। और वो लोग बहुत बुरी तरह दुखी हो चुके हैं करप्शन से। और तमाम ग्रुप के अंदर वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप्स हैं नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में भी, और नागालैंड में भी बहुत सारे ग्रुप्स, स्टूडेंट ग्रुप भी हैं। वो उनमें ज़्यादा फेथ करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि स्टूडेंट ग्रुप है ना, आप हुए दूसरे लोग, वो सोचते हैं कि ये लोग हमारे रखवाले हैं, ये हमारे फेवर में है, बाकी सरकार पे उनको कोई भरोसा नहीं है। सरकार बार बार पलटती रहती है, कभी वो करप्शन, कभी ये करप्शन, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, तमाम यही पैटर्न चलता है। द पैटर्न, द एक्चुअल नैरेटिव ऑफ करप्शन इज गोइंग बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड द कर्टन, वो चलता रहता है। सीट वही रहती है, लोग बदलते रहते हैं, टेबल के नीचे टेबल के ऊपर सिस्टम चलता रहता है, लेना घूस लेना सब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक आता है, एक लूटता है, दूसरा आता है, वो भी लूटता है। तो ये पैटर्न जनता के हित में होगा कि नहीं, ये वायलेंस सिर्फ मणिपुर तक रहेगी या आगे दूसरे इलाकों में स्प्रेड कर सकती है। जो इस समय देश का पूरे देश का पैटर्न है वो बहुत ही डेंजरस है और सिविल वार हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जिस हिसाब से काफ़ी सारे लोग अनसेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रॉन्ग डिसीजन, एक गलत डिसीज़न लेना और सिर्फ अपने फेवर में या कुछ अपने जो उनके चाहते लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं या जो भी हैं, उनके फेवर में डिसीज़न लेना और जनता को पूरी तरह से अवॉइड करना, उनके साथ में एक जो अन्याय होता है उनको न्याय ना मिलना, ये तमाम चीज़ें पैटर्न आप देख सकते हैं। जो रेस्टलर्स भी बैठे थे जनता मंदिर 36 दिन तक वो बैठे रहे, उनको न्याय नहीं मिला। अपने मेडल वो गंगा में बहाने चले गए, बेचारे रोते रहे कई घंटों तक। जब फिर उसके बाद में किसानों के जो बड़े नेता हैं, संयुक्त किसान और जो किसान यूनियन के जो है, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं नरेश टिकैत जी, वो और राकेश टिकैत जी उनके प्रवक्ता हैं, चीफ प्रवक्ता, वो सब लोग आके उन्होंने
बयान भी दिए उन्होंने और वहाँ पे पहुँचे नरेश टिकैती, तो वहाँ पहुँच भी गए उन्होंने। फिर बोला कि ये सारे मेडल हमारे पास रखवा दीजिए, आप इनको, ये देश के लिए जीते हैं, अपने देश के मेडल्स हैं, आप इनको पानी में मत बहाइए। हजारों लोगों ने पूरे देश से उनको मैसेज भेजा कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे उन मेडल्स को, जिनको देश के लिए उन्होंने अपनी पूरी इतनी तपस्या से जो मेडल्स लिए थे उन्होंने रेस्लर्स ने, वो बहुत पॉसिबल नहीं थे, इतने आसान नहीं थे पानी में फेंकना। वो बहुत दिल उनका डूब रहा था, सल्किंग पेन एंड ग्रीफ। लेकिन तमाम बीजेपी के जो सांसद हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह और दूसरे भी, एक जनार्दन मिश्रा और काफ़ी सारे लोग हैं जो किसी की बकवास कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं उन रेस्लर्स का, और ये उनको कोई न्याय मिलने की उम्मीद बहुत अजीब सी फंस चुकी है हालात के देश के अंदर। लोग उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही पैटर्न है। जो भी सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो ये सरकार का सीधा, या तो प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, बाहर जाके भाषण देते हैं, विषय नेता बनने के सपने देखते हैं, लेकिन अपने देश में एक सांसद को नहीं समझ पा रहे हैं। अपने एक सांसद से वो इतने बेबस है, रीज़न कोई नहीं जानता क्या है क्यों है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में वो कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे। अगर कानून को ही अपना काम करने दे रहे हैं तो जो भी पॉस्को एक्ट लगा हुआ है उनके ऊपर तमाम जो जितने भी 7 केसेस अलग से लगे हुए हैं, वो उनको एक ही FIR लॉन्च कर दी गई है उनको। अब उसके अंदर जो केसेस लगे उनके द्वारा भी, और एक बाहुबली, एक कोई भी बाहुबली पावरफुल बंदा होता है तो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहुबली नेता हो या पॉस्को एक्ट हो, दोनों के अंदर, दोनों के हिसाब से आरोपी अरेस्ट होना चाहिए पहले, फिर ही तभी एक फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अब उसी फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही फेयर ट्रायल हो सकता है, तभी एक फेयर तरीके से कन्विक्शन हो सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई तो वो केस जो उड़ जाएगा। अगर बेकार धाराएं लगा दी या गलत इन्वेस्टिगेशन हो या इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से ना हो तो आरोपी कोर्ट में ये क्या के बेल मांग सकता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई है, कोर्ट को बेल देनी पड़ेगी और फिर दोबारा बाहर आ जाएगा उनका। तो ये इसीलिए सब षड्यंत्र करा जा रहा है। प्रधानमंत्री चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जनता के पैसे से बहुत बड़ा संविधान, एक संसद भवन बना दिया गया है और एक तरफ बाहर उनको घसीटा जा रहा था रेस्लर्स को, पॉस्को एक्ट की, कानून की, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही थी। एक तरफ वो लोकतंत्र की बात कर रहे थे अंदर संसद भवन में, बहुत अच्छे स्टाइल से ब्रांडिंग करे हुए, ट्रिमिंग करे हुए, गाड़ी के बाल नहा धो के, चमक के, अच्छे से कपड़े पहन के बाबूजी हीरो बन के खड़े हैं और एक से डायलॉग बोल रहे हैं, संकल्प से सिद्धि तक, अगड़म सगड़म सारे डायलॉग रटे हुए उनको। जबरदस्त लोगों में इम्पैक्ट पड़ता है। वाह, हमारे प्रधानमंत्री तो विषय नेता बन गए। अरे विषय नेता, एट द सेम टाइम द रेस्टलेस women of India being badly treated, dragged on the road, pushed and thrown into the buses. पुलिस जो भी बसेस खड़ी थी उनमें इतनी बुरी तरह से उनको फेंका गया, उनको रोड पे पटक पटक के कितने स्क्रैचेस आए उनकी पूरी बॉडी के ऊपर, कहाँ पे चोट आई कोई नहीं पूछा। और उनको उसके बाद में बेशक उनको बाद में छोड़ दिया क्योंकि कानून नहीं है कि उनको रखना, और अंधेरा होने के बाद तो विमेन को रखा भी नहीं जा सकता, डिटेन नहीं करा जा सकता 24 घंटे से ज़्यादा। तो एक प्रोविज़न था कि उनको छोड़ना था तो उन्होंने इसलिए छोड़ा, ना कि वो चाहते थे इसलिए छोड़ा। पुलिस या पुलिस को जिन्होंने ऑर्डर करा इसलिए नहीं छोड़ा उन्होंने कि क्योंकि वो ऐसा चाहते थे छोड़ना, नहीं, एक कानून बना हुआ है। अब कानून की धज्जियाँ उड़ा तो रहे हैं, धीरे धीरे सारे कानून तोड़ देंगे। RTI के कानून को भी डाइल्यूट कर दिया, कोई वैल्यू नहीं आ जाएगी, मना कर देते हैं किसी न किसी नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, तमाम चीज़ों के नाम पे, कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। दिस इज़ द रियल पैटर्न ऑफ इंडिया एंड दिस इज नॉट हैपनिंग ओनली इन बिहाइंड द कर्टेन इज द नैरेटिव ऑफ करप्शन। सरकार में चीफ मिनिस्टर उनके पीछे बैकअप उनका फंड आएगा, किन को जाएगा, चिन ग्रुप के वैली में जो है सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। डेवलपमेंट की वजह से बेचारे परेशान हो के हिल्स के लोग वहाँ रहने आते हैं, तो ये लोग उनके एरिया में घुसने लगते हैं, तो तमाम चीज़ें गड़बड़। उनकी जो एथनिक आइडेंटिटी है हिल्स वालों की, जो उनकी कल्चर आइडेंटिटी है वो डिस्टर्ब होती है, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इंदिरा जी के समय भी होती थी प्रोटेक्ट, और तमाम हिल्स में रहने वाले लोगों की कल्चर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए ही एक इनर लाइन परमिट, एक लिमिट रखी गई है अलग अलग जगहों पे, सभी राज्यों में है ऐसा, कि उनको बचाने के लिए, उनकी कल्चर आइडेंटिटी को, ट्राइबल्स की बचाने के लिए वो एक एरिया जोन है कि उसमें बाकी लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये घुस रहे हैं उसमें। वो बेचारे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, तो मजबूरी में आते हैं वो, और उनके घर जला दिए जा रहे हैं। बहुत बुरी तरह से दहशत में थे वो, जंतर मंतर पे उन्होंने धरना दिया, बारिश हो रही थी जोर जोर से और बहुत बुरी तरह से हालत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने
धरना प्रदर्शन करा, अपनी बात कहने की कोशिश करी। अब ये दिस इज़ द रियल पिक्चर डाउन। सो आप देख लीजिए कितनी सच्चाई है और क्या है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। आई क्लोज हियर एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाई Manipur is burning, why there is so much violence in Manipur, and is this would or the same kind of pattern will be in other states, not only in northeastern states like Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, Meghalaya, Mizoram, or Tripura, or it will further spread to other parts of India, like other parts. बहुत सारी जगह पर गड़बड़ है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का जो डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे यूपी है। क्रिमिनल स्टेट में पहले नंबर यूपी, दूसरे पे बिहार। बट जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का जो डाटा है, उसमें भी टोटल टॉप 12-13 स्टेट्स के अंदर 7 स्टेट्स में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। उसमें लीड कर रहे हैं हमारे योगी जी। उत्तर प्रदेश में 56,000 केसेस के साथ में यूपी इज ऑन द टॉप। अब वो 56,000 केसेस 10% भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है उनकी, और एक्चुअल डाटा कुड बी पॉसिबली, वो तो ये कहते हैं कि ज़्यादा एफआईआर लॉन्च होने लगती हैं अवेयरनेस की वजह से, इस वजह से 56,000 है। ये बहुत कम होनी चाहिए, बेसिकली है एक्चुअल कम, वो उनका डाटा है। लेकिन हकीकत में एक पार्लियामेंट के बिल्कुल पास, संसद भवन थाने के बिल्कुल पास इतने बड़े रेस्टलर्स 36 दिन तक प्रोटेस्ट करते रहे। उनके आरोप जो लगे थे इतने तमाम इन लोगों के, नाबालिग के भी आरोप, उसके बाद भी उसको अरेस्ट नहीं करा गया, और 7 दिन लग गए थे उनको एफआईआर लॉन्च करने में भी, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने भी इतने दिन ले लिए और इमीडिएटली वो भी एक्शन नहीं ले पाए। समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ गड़बड़ बिहाइंड द वॉल। तो जब इतना नज़दीक हो के इतने बड़े बड़े लोगों की एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, तो आपको लगता है कि गांव देहात में गरीब लोगों की एफआईआर लॉन्च होती होगी देश में? कन्नौज का केस मैंने बताया था अपनी बात, 7 साल की बच्चे के साथ रेप हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी आंखें बाहर निकाल दी गई, उसके नीचे के कमर से नीचे के सारे प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, और उसकी डेड बॉडी को रेप करने के बाद में रिन्यूड अवस्था में मिली थी उसकी 3 दिन बाद में खेत के अंदर डेड बॉडी, और जली हुई हालत में मिली थी। इसका मतलब है नॉट ओनली उन्होंने उसकी आंखें फोड़ी, रेप करा, उसके प्राइवेट पार्ट्स भी सारे काट दिए, और उसकी बॉडी को भी जलाने की कोशिश करी, और वो कैसे थोड़ा बहुत हिस्सा बच गया उसकी बॉडी का, और वो इतनी भयंकर, उसकी कोई न्यूज़ नहीं है। हमने तमाम मीडिया वालों को लिखा, ट्विटर पे भी लिखा, टैग किया, प्रधानमंत्री, पीएमओ, सीएमओ, योगी जी, सबको लिखा, कोई न्यूज़ नहीं है, कहीं पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि गरीब आदमी की इस देश के अंदर कोई सुनवाई है, कोई न्याय नाम की चीज़ है, कोई जस्टिस नाम की चीज़ है इस देश में? नहीं है। ये बात करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट की 0% टॉलरेंस की पॉलिसी है महिलाओं के खिलाफ अपराध, वो कहते हैं ये बात। लेकिन हकीकत में जो दिखता है वो क्या है? नहीं है। यहाँ पे ही जब नहीं लिखा जा रहा, देश की राजधानी में नहीं लिखा जा रहा, बड़े बड़े रेस्टलर्स, लोग वर्ल्ड रिनोन रेस्टलर्स की एफआईआर लॉन्च होने में इतने दिन लगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व होना, वो भी 5 दिन तक बैठे रहे, रद्दा किया, कुछ भी ना हुआ। इतने दिन बाद उनकी एफआईआर लॉन्च हुई, और अभी तक भी वो बंदा अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं कि गरीब आदमी की इतनी पावर होती है कि वो लिखवा सके एफआईआर, भगा देते हैं उनको, पूछते भी नहीं। अभी देखो ना, एक रिपोर्ट तक भी नहीं आई उस केस में, कोई अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, नोबडी नोस। तो हकीकत में झूठ परोसा जा रहा है उनके द्वारा, और हकीकत में ये 10% भी नहीं है, 2-3% होगा जिनकी एफआईआर लिखी जाती है, जो कि 56,000 कुछ के दिखाना है, बेसिकली वो 2% होगा। चलो 10% मान लेते हैं, तो 100 पे लाने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा 5,60,000 केसेस क्राइम्स अगेंस्ट महिलाओं के खिलाफ अपराध। और आई एम श्योर कि उसमें डाउरी डेथ कितनी होगी, या भ्रूण हत्या के कितने मामले होंगे, मुझे नहीं लगता। डोमेस्टिक वायलेंस को तो भूल ही जाओ, ये तो एक नॉर्मल पैटर्न है अपने परिवार में कि उनको मारना। मैं नहीं लगता है, आदमी को लगता है कि वो मारना, अब वो है या नहीं है, दैट इज डिबेटेबल। अब ये देखिए कि पैटर्न क्या है। पहले नंबर पे यूपी है उस लिस्ट के अंदर, आप खुद गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, डाटा सही डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, आप खुद देख लीजिए। पहले पे 56,000 केसेस के साथ, या आप सही कहें तो 5,60,000 केसेस आपने यूपी है आदित्यनाथ जी का। दूसरे नंबर पर राजस्थान है कांग्रेस का, वहाँ पे भी बहुत बुरी हालत है महिलाओं की, बहुत बुरी हालत है। न्यूज़ आती है नहीं आती है सेकेंडरी मैटर है, न्यूज़ तो
सरकारों के द्वारा ही आती है और उसमें आपस में सेटिंग हो तो न्यूज़ कहाँ से आएगी, कोई न्यूज़ नहीं है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, अगेन बीजेपी रूल स्टेट। चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी खुद एक औरत है लेकिन वहाँ पे भी बुरा हाल है। चौथे नंबर पे है वो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के डाटा में, और ओवरऑल नेशनल क्राइम का डाटा उसमें भी वो टॉप 5 में ही है। पहले पे यूपी, दूसरे में बिहार, वो आपस में लड़ते रहते हैं, कुछ परसेंट का फर्क होता है, बार बार एक दूसरे को फर्स्ट सेकंड फर्स्ट आया, जैसे ग्लोबल चलता ना, लेकिन अडानी कभी आ गए, कभी अंबानी आ गए, कभी विषय ऐसे नहीं होता। तो टॉप क्रिमिनल स्टेट्स के अंदर है वेस्ट बंगाल में, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये तमाम राज्य हैं, जैसे राजस्थान, बहुत क्राइम है इन राज्यों में। तो उसमें टॉप 10 के अंदर नवीन पटनायक का उड़ीसा की 13 में यूनियन टेरिटरी का हो या स्टेट का हो, दिल्ली भी है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो बीजेपी के अंडर है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। एलजी कंट्रोल करता है यहाँ पे, केजरीवाल के पास नहीं है वो, तो इसलिए आप नहीं कह सकते उनको। लेकिन बहुत सारा डाटा सेट गड़बड़ भी होता होगा इसमें कि पंजाब में भी अब महिलाओं की बहुत बुरी हालत है, लेकिन वो भी न्यूज़ कितनी आती है कितनी नहीं आती है आप डिसाइड करिए। बट दिस इज what is happening. The truth is hidden behind the wall, behind the curtain, and people don't come to know the truth. It's not their fault. It's because the mainstream media being manipulated by the governments of the state as well as the center. सत्य आपके पास नहीं आएगा, आपके पास भारत माता की जय आएगा, या मंदिरों के इनॉग्रेशन करते हुए लंबे लंबे टीके लगाते हुए नेता दाढ़ी बढ़ा के टीके लगा के साधुओं के भेष के अंदर नेता नजर आएंगे, सत्य नजर नहीं आएगा। आप उन्हीं की आड़ में देखेंगे, आप उनको भक्त कहेंगे, खुद भी भगत बन जाएंगे, लेकिन आंखों के आगे आपको सत्य नजर नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। यू हैव टू डिसाइड what is the truth behind, and I just presented to you everything. But final decision is yours, and you have to decide what is right, what is wrong, who is doing what. You have to decide on. Thank you for that, for watching. Jai Hind, Jai Bharat.